कई लोग हमने देखे कि उनके हाथ एकदम से कांपने लग जाते हैं। ये कोई बीमारी है या फिर ऐसे एज के साथ ऐसा होता है? काइंड ऑफ रेयर बीमारी है, हमारे इंडिया में काफी कॉमन है ये बीमारी। इसको ओवरऑल मूवमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है। कई बुजुर्ग ऐसा होता है ना, धीमा चलते हैं, कई धीमा बोलते हैं, वो भी एक डिसऑर्डर है। तो किस एज ग्रुप में ज्यादा ये बीमारी देखी जाती है? ये जो मूवमेंट डिसऑर्डर है ये बच्चों से शुरू होके बुजुर्ग तक कोई भी एज ग्रुप में हो सकती है। इंसान के शरीर में क्या ऐसी कमी होती है जिसके कारण वो स्लो हो जाता है? इसमें ब्रेन के कुछ ना न्यूक्लियस जो होती है वे धीरे धीरे सिकुड़ते रहते हैं। सिकुड़ने के कारण क्या होती है, मूवमेंट सारे एबनॉर्मल हो जाते हैं। अगर बच्चों में ये बीमारी हो तो पेरेंट्स कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों को ये बीमारी है? मोस्टली जो है क्लिनिकली डायग्नोसिस होते हैं, उसमें पहले से पता चल जाएगा कि मूवमेंट्स हो रहे हैं, कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे हैं। अगर किसी मरीज को हो जाती है डिसऑर्डर तो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है या फिर लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है? मोस्टली जो दवाई है ये लंबे टाइम तक चलती है, कम से कम 7 साल 10 साल। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता फिर? यूजुअली साइड इफेक्ट्स ही होती है। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा, जैसे आप रिलैक्स बैठे हैं तो आपके हाथ एकदम से कांपने लग जाएं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के पैर कांपने लग जाते हैं, या फिर आपने ऐसे कई बुजुर्ग देखे होंगे जिनके हाथ हमेशा कांपते रहते हैं। इस बीमारी का नाम क्या है, इस बीमारी को क्या कहते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, आज इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे हैं एमडी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पार्थ रंजन साहा। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जैसे अभी हमने बात की है, कई लोग हमने देखे कि उनके हाथ एकदम से कांपने लग जाते हैं। कई बुजुर्ग भी ऐसे देखे जिनका पूरा शरीर कांपता रहता है। ये कोई बीमारी है या फिर ऐसे एज के साथ ऐसा होता है? जी, ऑब्वियसली ये बीमारी है। ये जो है ये काइंड ऑफ रेयर बीमारी है, लेकिन हमारे इंडिया में काफी कॉमन है ये बीमारी। इसको ओवरऑल मूवमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है। मूवमेंट डिसऑर्डर? जी, मूवमेंट डिसऑर्डर। तो मूवमेंट डिसऑर्डर का मतलब यही है कि आइदर कुछ एक्सेस मूवमेंट से हो रहा है या कम मूवमेंट से हो रहा है। मतलब आइदर एक्सेसिव मूवमेंट हो रहा है, मतलब जैसे हाथ कांप रहे हैं। कई बुजुर्ग ऐसा होता है ना, धीमा चलते हैं, कई धीमा बोलते हैं, वो भी एक डिसऑर्डर है। जी 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 जरूर। तो दोनों का मिला के जो चीज होता है, मतलब आइदर एक्सेसिव डिसऑर्डर या पॉसिटी, मतलब कमी के कारण जो मूवमेंट कमी के कारण जो हो रहा है, इसको ओवरऑल मूवमेंट डिसऑर्डर नाम दिया गया। जी, तो ये जैसे आपने बोला कि इंडिया में बहुत कॉमन है ये बीमारी, तो किस एज ग्रुप में ज्यादा ये बीमारी देखी जाती है? ये जो मूवमेंट डिसऑर्डर है ये बच्चों से शुरू होके बुजुर्ग तक कोई भी एज ग्रुप में हो सकती है। तो जो मूवमेंट डिसऑर्डर में जो सबसे कॉमन जो होती है ये है ट्रेमर मतलब कंपन, कांपते रहते हैं कांपता वाला, ये सबसे कॉमन होती है। ठीक है, कांपने वाला जो चीज है, हाथ की भी कंपन हो सकती है, पैर की भी कंपन हो सकती है। हमने शायद कई हद तक सुने हैं कि पार्किंसन डिजीज, जी ठीक है, पार्किंसन डिजीज भी एक तरह की मूवमेंट डिसऑर्डर है। ये काफी कॉमन है। ये यूजुअली जो है बुजुर्ग के एज ग्रुप में आफ्टर 60 ईयर, आफ्टर 70 ईयर एज ग्रुप में देखा जाता है। तो पार्किंसन डिजीज में दोनों चीज ही होती है। मतलब आइदर एक्सेसिव मूवमेंट होती है जिसमें ट्रेमर्स वगैरह होती है बहुत ज्यादा, और साथ साथ में कमी भी होती है। नॉर्मल जो मूवमेंट होते हैं उसमें भी रुकावट आती है। तो इसके कारण ना पार्किंसन डिजीज में जो होती है, नॉर्मल जो चलन जो है ये धीमा आ जाते हैं। नॉर्मल डेली एक्टिविटी जो रूटीन एक्टिविटीज जो होती है इसमें भी कमी आ जाती है। तो इसको कहते हैं कि ब्रैडिकाइनेशिया, मतलब नॉर्मल जो मूवमेंट होना चाहिए उसमें भी कमी आ रही है, साथ साथ में ट्रेमर्स भी आती है। तो इसमें ओवरऑल जो होते हैं, पेशेंट का चलन धीमा हो जाते हैं, सारे जिंदगी का काम जो है वो स्लो हो जाते हैं। जैसे सर आपने अभी एक तो बताया कि हाँ, जिसमें काम स्लो करते हैं, इंसान के शरीर में क्या ऐसी कमी होती है जिसके कारण वो स्लो हो जाता है? तो यूजुअली जो होती है पार्किंसन डिजीज एक बड़ा मूवमेंट डिसऑर्डर की बीमारी है। इसमें ब्रेन के कुछ ना न्यूक्लियस जो होती है, ब्रेन के कुछ सेंटर जो होती है, उसमें डिजेनरेशन होती है। मतलब ये धीरे धीरे सिकुड़ते रहते हैं। जी ठीक है। तो ये सिकुड़ने के कारण क्या होती है, मूवमेंट सारे एबनॉर्मल हो जाते हैं। जो प्रॉपर जो बैलेंस मेंटेन होती है मूवमेंट्स की, ये सारे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो किसी किसी मूवमेंट डिसऑर्डर में ब्रेन की कोई भी दिक्कत लक्षण
सीटी स्कैन या एमआरआई में प्रकट नहीं होती है, उसमें पता नहीं चलता है। लेकिन इसमें होती है कि पेशेंट का मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलता है, जैसे एसेंशियल ट्रेमर, ये भी एक बीमारी है। उसमें ब्रेन में लगभग बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन पेशेंट का मूवमेंट्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। कभी कभी एक बीमारी होती है डिस्टोनिया नाम की, उसमें भी ब्रेन में सच बहुत ज्यादा गड़बड़, सच बहुत ज्यादा पार्किंसन डिजीज जैसा डिजनरेशन नहीं होती है, लेकिन तभी भी पेशेंट का मूवमेंट चलता है। तो उसमें क्या होती है, पेशेंट का एक सोशल टैबू हो जाती है। मतलब अगर आप रास्ते पे चल रहे हो तभी भी मूवमेंट्स हो रहा है, आप उसको छुपाने की कोशिश करोगे, फैमिली इशू प्रोग्राम्स में उसमें आप करोगे क्या, उसको छुपाने की कोशिश करोगे। ठीक है, एक सोशल टैबू काइंड ऑफ है। ओके, तो जैसे एक तो हो गया कि हाँ शरीर है जो वो कम काम कर रहा है, एक होता है कि ज्यादा कांपने लग जाता है जैसा, उसमें क्या ऐसा होता है? उसमें देखिए, कंपन की जो बीमारी मैंने आपको कहा है कि एक एसेंशियल ट्रेमर वो सबसे कॉमन है। पार्किंसन डिजीज में भी ट्रेमर आती है। एक मैंने कहा कि डिस्टोनिया में क्या होती है कि ट्विस्टिंग टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, मतलब टेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े? हाँ, गर्दन भी टेढ़े हो सकते हैं, हाथ भी टेढ़े हो सकते हैं। ठीक है, और किसी किसी में पूरे बॉडी का भी ऐसे करके डिस्टोनिया हो सकती है। ये सर किसी कोई एज ग्रुप होता है जिसमें होता है, या फिर बिफोर बर्थ भी बच्चे को ऐसे कोई इफेक्ट्स होते हैं जो उसकी वजह से होता है? हाँ, बिफोर बर्थ में भी ऐसे देखा गया, मतलब जिनको फिटस कंडीशन में कुछ ऑक्सीजन की कमी हो, उसमें नॉर्मल नियोनेट के एज पे होके जनरलाइज डिस्टोनिया करके, जनरलाइज मूवमेंट डिसऑर्डर करके भी हो सकती है। तो ये एक तरफ जैसे एक्वायर्ड वाला भी है, मतलब उम्र के साथ साथ धीरे धीरे आती है। कई हद तक ये ना जेनेटिक भी है, तो जेनेटिक पार्किंसनिज्म, जेनेटिक डिस्टोनिया, ये भी काफी हद तक कॉमन है। जी, मतलब अगर जेनेटिक हो सकता है? जी, बिल्कुल जेनेटिक हो सकती है। फैमिली में फैमिलियल जीन के गड़बड़ के कारण ये काफी हद तक देखा गया कि कॉमन है। मूवमेंट डिसऑर्डर मतलब ऐसी कौन सा कॉमन हम कह सकते हैं बॉडी पार्ट है जिसको इफेक्ट ज्यादा करते हैं? यूजुअली देखिए, जो डेली हमारे जो काम की जो होती है, हम जब हमारे गर्दन की जो है, ठीक है, हाथ की जो वर्किंग एक्टिविटीज है या चलने में जो दिक्कत है, इसमें सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, सारे लिम्स अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, किसी किसी पेशेंट में फोकल होके रहते हैं, मतलब एक ही लिम्ब में, एक ही हाथ में हो या पैर में हो सकती है। किसी किसी में गर्दन के साथ साथ हाथ में भी हो सकती है, उसको सेगमेंटल कहते हैं पार्ट। किसी किसी में पूरा बॉडी में होती है, जनरलाइज कहते हैं। ठीक है, मतलब पूरे बॉडी का, जैसे गर्दन में भी हो रहा है, हाथ में भी हो रहा है, पैर में भी आ रहा है। ठीक है, वो वाला पार्ट जनरलाइज के तरफ से होती है। ओके, तो सर ऐसे तो होता है ना, जैसे बुजुर्गों में फिर भी पता चल जाता है, या फिर यंग एज में किसी को पता चलता है, पता चल जाता है। अगर बच्चों में ये बीमारी हो तो कैसे पेरेंट्स कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे को ये बीमारी है? तो मूवमेंट डिसऑर्डर मोस्टली जो है क्लिनिकली डायग्नोसिस होते हैं, उसमें पहले से पता चल जाएगा कि मूवमेंट्स हो रहा है, कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहा है। आइदर ये कंपन के तरफ में भी हो सकता है, या कुछ झटका भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, अचानक से कोई भी चीज, बच्चा कुछ पकड़ के रखा है, हाथ से कुछ छूट रहा है, इसको मायोक्लोनस कहते हैं। ठीक है, या जो भी बच्चा जो है नॉर्मली जो चलते हैं शुरू में, तो उनका जो है चलते वक्त डगमगा रहा है। ठीक है, तो वो वाला भी एक पार्ट है। ठीक है, कोई बच्चा जो है नॉर्मल चलते वक्त पैर टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं, पैर में बहुत ज्यादा अकड़न हो रहा है। ठीक है, पैर ऐसे करके अकड़ावट अगर आएगा तो वो भी एक मूवमेंट डिसऑर्डर का पार्ट है। तो उसी से भी पता लग जाएगा। तो क्लिनिकली इसका डायग्नोसिस बन ही जाता है शुरू से। अगर सर बाय बर्थ अगर किसी को ना हो मूवमेंट डिसऑर्डर, बाद में होना शुरू हो, तो शुरुआती दौर में कैसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये बीमारी हमें हो सकती है? तो शुरू से जो है धीरे धीरे एक एक करके सिम्टम्स देते रहेंगे, तो ग्रेजुअली जाके सिम्टम्स और बढ़ता रहेगा। तो बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव होती है यूजुअली, जिसमें डिजेनरेशन कंडीशन होते हैं। किसी किसी कंडीशन में बहुत जल्दी बढ़ती है। ठीक है, जिसमें ब्रेन डिजेनरेशन बहुत जल्दी होती है, ब्रेन की काफी हद तक जो दिक्कत होती है, तो उसमें ये दिक्कत और बहुत जल्दी बढ़ सकती है। तो इसमें पता लग जाता है कि आइदर स्लोली बढ़ रही है या ग्रेजुअल या रैपिडली बढ़ रही है। ऐसे मतलब क्या लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के जब शुरुआत होती है किसी इंसान को इस बीमारी की? तो लक्षण यही है कि आइदर मूवमेंट ज्यादा हो, जिसमें ट्रेमर हो सकता है, कंपन हो सकता है। इसमें कुछ कोरिया डांसी फॉर्म मूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हाथ की मूवमेंट्स ऐसे हो रही कि
ठीक है, डांस लाइक मूवमेंट्स हो सकती है, ठीक है, एक झटका टाइप हो सकती है, मतलब हाथ में कोई चीज पकड़े या हाथ से छूट गया, पूरे बॉडी मूवमेंट हो गया, जिससे गिरने वाला दिक्कत हो सकती है। बैलेंस की दिक्कत मैंने आप बताया, चलते वक्त जो है लड़खड़ाहट हो सकती है, जबान पे लड़खड़ाहट साथ साथ में आ सकती है, ठीक है। बाकी जो है शरीर का रिजिड हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइटपन, ठीक है, अकड़नपन बहुत ज्यादा आ जाती है। ये सारे यूजुअल लक्षण हैं इस बीमारी के। सर कई लोग ऐसे कहते हैं ना, जैसे एंजाइटी हो रही है या फिर उसमें भी लोगों के हाथ कांपते हैं, तो ये भी एक कारण होता है उसका? हाँ, एंजाइटी से एक फैक्टर है जिससे मूवमेंट डिसऑर्डर एग्रावेट हो सकती है, लेकिन एंजाइटी डायरेक्ट कॉज नहीं है यूजुअली, ठीक है। हम ना एक मूवमेंट डिसऑर्डर का एक बीमारी टाइप है जिसको फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिनको एंजाइटी हो या साइकियाट्रिक कोई भी इश्यूज हो, उसी से भी एक हद तक आ सकती है। लेकिन वो वाला पार्ट जो अगर हम साइकियाट्रिक प्रॉब्लम अगर क्लियर कर देंगे, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम का अगर सुधार हो जाएगी, तो साथ साथ में वो भी हो जाएगी। लेकिन यूजुअली जो हम प्रॉपर मूवमेंट डिसऑर्डर जो कहते हैं, इसमें ब्रेन की आइदर कुछ भी डिजेनरेशन, मतलब ब्रेन की कोई भी परेशानी के कारण, ब्रेन की कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी सेंटर के सिकुड़ने के कारण ऐसा होती है। तो मतलब जो आजकल, जैसे आजकल की जनरेशन है बहुत ज्यादा बिजी रहती है, या फिर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो ये टेंशन और थकान के कारण भी हो सकता है फिर? टेंशन थकान से नहीं होती है, टेंशन थकान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन टेंशन थकान से ये चीजें बढ़ सकती है। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे टेंशन हो, एंजाइटी से जो डिस्टोनिया की मूवमेंट बढ़ सकती है, ट्रेमर्स इंक्रीज हो सकती है, एक पार्ट है, लेकिन डायरेक्ट टेंशन इसका प्रॉपर इटियोलॉजी नहीं है। तो ये अगर किसी मरीज को हो जाती है डिसऑर्डर, तो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है या फिर लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है? हाँ, ट्रीटमेंट इसका है, ठीक है। हम पहले सोचते हैं कि एक सोशल टैबू है, इसमें कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, तो इनिशियली जो है हम इनको डायग्नोसिस बनाते हैं, क्या एग्जैक्टली है। अगर जनरलाइज्ड कंडीशन है तो इसमें शुरू से दवाई दिए जाते हैं। अगर एक फोकल कंडीशन है, एक हाथ एक पैर में दिक्कत हो रही है, उसमें कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं, बोटुलिनियम टॉक्सिन कहते हैं उसको, मोस्टली फोकल डिस्टोनिया में यूज किया जाता है। काफी सारे दवाई आ चुके हैं, नए दवाई भी आ रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट्स वगैरह कम होती है, उसके भी यूजेस है। इनफैक्ट जो है रिसेंट तो मैं नहीं कहूंगा, कम से कम 15 साल से ज्यादा हो गया कि सर्जरीज वगैरह आने लगे, ठीक है। जैसे पहले हम दवाइयों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि कई पेशेंट्स को दवाइयां दी जाती हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, ठीक। हाँ। कितना टाइम पीरियड उनको लगता है ठीक होने में, या फिर डिपेंड करता है कि डिसऑर्डर कितना बढ़ चुका है? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये जो दिक्कत है ब्रेन की डिजेनरेशन का कंडीशन। जी। तो ब्रेन के डिजेनरेशन तो बिल्कुल जीरो तो नहीं हो जाएंगे, तो इसमें एक हद तक सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, जैसे वो रेगुलर डेली एक्टिविटीज है उसको सही से कर पाए। तो मोस्टली जो दवाई है ये लंबे टाइम तक चलती है, कम से कम 7 साल 10 साल, या किसी को लाइफ लॉन्ग भी चलाना पड़ सकता है। लेकिन हम बेहतर जिंदगी देने के लिए हर बार बोलते हैं कि जैसे इनका नॉर्मल एक्टिविटी हो, इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स जो करते हैं वो अच्छे से कर पाए, डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सही से कर पाए, तो इसके लिए मोटिवेट किया जाता है। जी। तो जैसे अभी आपने बोला कि सर्जरीज भी शुरू हो गई है, तो सर्जरी किस पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है? हाँ, तो सर्जरी की जो बात है, इसको मेनली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक बड़ी सर्जरी है, साथ साथ में और भी सर्जरीज होती है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन टाइप ऑफ है, MRI गाइडेड कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, ठीक है। जी। मोस्टली जो हम DBS सर्जरी की बात करेंगे, DBS सर्जरी पार्किंसन डिजीज के लिए इनिशियली तैयार हुआ था, ठीक है जी। तो पार्किंसन डिजीज किस पेशेंट में, आप पेशेंट से पूछोगे तो उसमें पेशेंट का एक दवाई चलती है लीवोडोपा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन में डोपामिन की कमी हो जाती है, तो हम बाहर से जो डोपामिन देते हैं उससे पेशेंट का रिस्पॉन्स आती है दवाई से। तो जिस पेशेंट में ऐसा रिस्पॉन्स आती है वो पेशेंट सर्जरी से अच्छा करते हैं। जी। जैसे अभी आपने बताया कि DBS सर्जरी, एक्चुअल में सर्जरी होती कैसे है फिर? ये हमने तो काफी लंबे टाइम से जानते हैं ना, हार्ट में पेसमेकर लगाने से हार्ट का रिदम आ जाती है नॉर्मल। जी। सिमिलरली मैंने क्या कहा कि ब्रेन के कुछ सेंटर है जो इसके गड़बड़ के कारण चीजें बैलेंस बिगड़ती है, तो उसी सेंटर में कुछ इलेक्ट्रोड्स करते हैं, ठीक है, इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स
जनरेटर लगाते हैं, जी जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को ना बाहर से मतलब ऑटोमेटिकली जैसे रिमोट जैसे सिस्टम है उससे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कितना हम चार्ज देंगे, कितना चार्ज कम करेंगे। जी जी, ठीक है, उससे बिल्कुल अच्छे से ये मूवमेंट्स अच्छे से आ जाते हैं। ये जो डीबीएस सर्जरी है ये का मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मेट्रो सिटीज में काफी हद तक आ चुके हैं, काफी सारे लोगों के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से भी देखा गया। तो ये काइंड ऑफ पेसमेकर है, पेसमेकर इम्प्लांटेशन है ब्रेन के, उसी सेंटर पे किया जाता है। ठीक है, ये सर्जरी सर इंडिया में कितने % लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है? हाँ, यूजुअली अभी जो इस सर्जरी का जो है मतलब हाई इकोनॉमिक ग्रुप में ही एक्सेप्ट किए हैं कई हद तक। जी, ठीक है, मैंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे दिल्ली हो, कोलकाता हो, ठीक है, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, इसमें काफी सारे पेशेंट्स एक्सेप्ट किए हैं जी, उनमें काफी अच्छा असर भी देखा गया। ठीक है जी, मतलब उनको इंस्टेंट इफेक्ट काफी हद तक देखा गया कि मूवमेंट्स वगैरह बेहतर होती है। ठीक है जी, तो ये एक्सेप्टेबिलिटी और ज्यादा होता रहेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता फिर? यूजुअली साइड इफेक्ट्स भी होती है। जैसे साइड इफेक्ट्स में कहेंगे कि अगर जो हम जो स्टिमुलेट करते हैं जी जी, जो रिमोट से जो एम्पियर देते हैं, मिली एम्पियर जो देते हैं, उसके अगर एम्पियर ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, कुछ और एबनॉर्मल मूवमेंट्स आते रहेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स वगैरह आते रहेंगे हाथ पैर में, लेकिन वो कंट्रोलेबल है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका असर बहुत अच्छा है। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि बस डीबीएस जो सर्जरी बस पार्किंसन के लिए तो बनी थी जी, पार्किंसन लिए के इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। साथ साथ में काफी सारे मूवमेंट डिसऑर्डर में भी किया जाता है, जैसे कि डिस्टोनिया में भी इसका देखा गया कि बहुत अच्छा असर है। ठीक है, 2-3 न्यूक्लियस के ब्रेन के 2-3 सेंटर में भी डीबीएस सर्जरी सक्सेसफुल रहा। जी जी जी, ठीक है, और भी कुछ एंजाइटी इश्यूज में, जैसे हम जानते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर साइकेट्री का काफी कॉमन बीमारी है जी, उसमें भी डीबीएस की अच्छा असर है। कुछ टिक डिसऑर्डर कहते हैं, टिक्स, हम कुछ मूवीज में देखे हैं ना, हिक्कप्स ऐसे होते हैं ना, हिचकी ऐसी होती है जी जी जी, ऐसे देखे ना, ठीक है, जिसको रेजिस्ट नहीं करते उसको टिक बीमारी कहते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें भी डीबीएस अच्छा काम करते हैं जी। ये तो बात होगी चलो दवाइयाँ और सर्जरी की। हाँ, तो आप अपने पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज या फिर फिजियोथेरेपी की हेल्प के लिए कहते हैं? जी जी बिल्कुल। तो इसमें जो है हम पेशेंट को दवाई भी दे रहे हैं या इंजेक्शन के तरफ में जो बोटुलिनियम टॉक्सिन भी दे रहे हैं या डीबीएस जिनका सर्जरी हो जी, तो इसमें जो है हम बिल्कुल मोटिवेट करते हैं कि पार्किंसन पेशेंट हो या डिस्टोनिया पेशेंट हो या और कोई भी मूवमेंट डिसऑर्डर पेशेंट हो, इसमें एक्सरसाइज का बहुत अच्छा पार्ट है जी। हम इसमें साथ साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी के लिए बिल्कुल बोलते हैं, साथ में योगा भी करनी चाहिए। मैंने एंजाइटी भी बोला कि एंजाइटी से भी ये बढ़ जाती है जी जी जी, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से हम मोटिवेट करते हैं कि एटलीस्ट 25%, 50 अप टू 50% तक ये बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर जिन्होंने अच्छे से एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस में मेंटेन करेंगे तो सर फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा रोल होता है जी? बिल्कुल, एक पेशेंट को ठीक करने में। बस फिजियोथेरेपी अकेले की बात नहीं है जी, दवाई के साथ साथ अगर फिजियोथेरेपी किसी ने बहुत अच्छे से करेंगे, उनको बेहतर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग मिलेगा। अप टू 50% तक इनको लगभग कंट्रोलेबल है जी। मतलब जो बीमारी जो इतना जल्दी बीमारी जो बढ़ते रहते हैं उसको रोकने के लिए मैं बोल रहा हूँ अप टू 50% तक इम्प्रूवमेंट आ भी सकती है जी। तो सर ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस में जो काम करते हैं? जी जी, बेसिकली जो होता है कि ये जो पार्किंसन डिजीज जो है ये एडवांस स्टेज में चले जाएंगे, ये पेशेंट बिल्कुल केयर गिवर सपोर्ट पे हो जाते हैं ना जी। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट का जिंदगी का चलना, जिंदगी का एटलीस्ट घर के दिन का काम संभालना, ये सब कुछ मुश्किल हो जाती है। डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जैसे नहाना धोना, खुद से खाना खाना, टॉयलेट वगैरह करना, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये बिल्कुल केयर गिवर सपोर्ट पे हो जाते हैं जी। तो पेशेंट का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है। उसमें क्या होता है कि गिरने का रिस्क रहते हैं, गिरने का जी। तो इस बुजुर्ग में उम्र में जब भी होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा भी पैर फिसल जाए तो उसमें हो जाते कि फ्रैक्चर होने का, हिप फ्रैक्चर के वाले का चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम बिल्कुल मोटिवेट करते हैं कि बैलेंस एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ साथ में पेशेंट के रिलेटिव्स को भी, अटेंडेंट्स को भी ये भी देखना चाहिए कि घर की फ्लोर वगैरह कैसे रहे। स्लीपरी फ्लोर्स होंगे, स्लीपरी बाथरूम होंगे, उसमें
गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा जी। रहेगा। तो स्टेयर्स वगैरह होंगे या घर पे जब भी चलने का होगा, उसमें रेलिंग वगैरह होता है, ठीक है, बेड साइड पे भी रेलिंग वगैरह होता है, बेड साइड पे एटलीस्ट स्टिक हो या वॉकर हो, जिस सपोर्ट से पेशेंट का जिंदगी बेहतर हो जाए, वो कर सकते हैं। जी। अगर सर किसी को ये डिसऑर्डर हो, शुरुआती टाइम में अगर उसको वो इस बीमारी को इग्नोर करता है तो एंड में उसको क्या रिजल्ट मिलता है फिर? वही बात है कि एट लास्ट में जाके ये दिक्कत हो जाएंगे कि पेशेंट केयर गिवर सपोर्ट में होंगे। जी। ठीक है, मतलब पार्किंसन डिजीज में जिसमें ब्रेन के सेंटर धीरे धीरे सिकुड़ते रहते हैं, ब्रेन का काम बहुत कम हो जाती है, उसमें तो जिंदगी गुजारना, डे टू डे एक्टिविटी कम हो जाती है। जी जी। लेकिन बाकी में होते हैं कि जो डिस्टोनिया हो या ट्रेमर्स में हो, उसमें पेशेंट का एग्जर्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उससे दिक्कत बढ़ती है काफी हद तक। जी। ठीक है, तो आज जिस बीमारी के बारे में हमने बात किया, आपने भी अपने आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनको ये बीमारी है, तो जरूर से इसका चेकअप है जो टाइम से करवाना चाहिए, क्योंकि बाद में जो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स, खराब रिजल्ट्स का हमें सामना करना पड़ता है और बीमारी भी उस टाइम तक काफी हद तक जो बढ़ चुकी होती है। तो सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहोगे? जी बिल्कुल। मूवमेंट डिसऑर्डर जो है ये लंबे टाइम तक हमने इसको इग्नोर कर चुके थे। धीरे धीरे ये हमारे सामने आ रहा है कि हाँ, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुरू से ट्रीटमेंट के अंदर लेके आएंगे तो इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी। ठीक है, ज्यादा है कि पार्किंसन डिजीज जो एक बड़ी बीमारी है, तो इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चालू हो गया, इनफैक्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आ चुका है। ठीक है, डिस्टोनिया भी बहुत लोगों में होती है जिनको काफी हद तक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसमें भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आती है। तो इसको मैं ये कहूंगा कि इसको इग्नोर नहीं करके शुरू से ट्रीटमेंट के अंदर आएंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट में रहेंगे, साथ साथ में एक्सरसाइजेस वगैरह अच्छे से होता रहेगा, तो इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है जी। तो आज इस एपिसोड में हमने बात की मूवमेंट डिसऑर्डर की, जिसके बारे में हमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इस बीमारी का हम पता लगा सकते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।